हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में जो सीबीएसई ने अपना बिजनेस स्टडी का सैंपल पेपर रिलीज किया था उसको मैं आपको कराने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। बारी बारी से देखते जाएंगे वन बाय वन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 9690105047 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चा लोग। इस पे आप व्हाट्सएप करके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं मेरे से। ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लाइव क्लास लेनी हो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, ये अपने भाई नाम राशि है। आपको ये क्या दिख रहा है सर? हमें ये केस स्टडी दिख रही है, ठीक है, ओके। तो केस स्टडी को कभी भी आपको शुरुआत से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एंड से। यानी कि क्या कह रहा है यहां से देखिए, विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफाई एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी प्रोसेस की बात करी जा रही है। यानी कि प्रोसेस मींस मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनमें से किसी फंक्शन की बात करी जा रही है। अब किस फंक्शन की बात करी जा रही है ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि यहाँ पर किसकी प्रोसेस की बात करी जा रही है? ऑर्गेनाइजिंग की। और आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिवाइडिंग द वर्क, यानी कि अब उसको किस स्टेप के बारे में देखना है। देखिए मैं बताऊं, ये जो आपको सीक्वेंस दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या काम है, फिर डिपार्टमेंट बांट देते हैं दो पार्ट में, फंक्शनल और डिविजनल। फिर ड्यूटीज दी जाती हैं और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दिया जाता है। यहाँ पे कह रहा है विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर, यानी कि इसके बाद कौन सा स्टेप है? बी करना है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले में कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक of the business environment is highlighted when changes are taken place too frequently and it becomes difficult to predict the future। जब हमारा जो बिजनेस है वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, यानी हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अब जब एनवायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो हमारे लिए भी काफी मुश्किल होगा ये पता कर पाना कि फ्यूचर में किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, किस चीज की डिमांड कम होगी, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट के किस फीचर की बात हो रही है। देखिए, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी। देखो, इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी का मतलब है जो आपस में लिंक करता है, एक की डिमांड कम होने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाना। ये तो नहीं है। अब आपको दिक्कत आएगी कि सर अनसर्टेनिटी करें या कॉम्प्लेक्सिटी करें। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसको समझना काफी मुश्किल है। तो कुछ बच्चों को ये भी लगा होगा, लेकिन यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ए, अनसर्टेनिटी। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना एक अनसर्टेन होता है। कल चेंज हो जाए, फिर परसों चेंज हो जाए, वो हमें नहीं मालूम। थर्ड आपसे कह रहा है आरोहन। आरोहन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है, जहां पे डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरियाज इंक्लूड्स प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल। यानी कि जो काम बांटा जाता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, अकाउंट्स वगैरह का बांटा जाता है। Which of the following is a disadvantage of the organizational structure of Arohan Limited? इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है इस स्ट्रक्चर का? अब देखिए, इट में लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट। क्या ये एक डिसएडवांटेज है? भाई कॉस्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं है अभी। मैनेजर में गेन पावर एंड असल्ट इंडिपेंडेंस है, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंसल्ट। ऐसा भी अभी नहीं होता दिख रहा, क्योंकि अभी सिर्फ क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क है, वो भी इन एरियाज में।
इट एंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट्स ड्यू अटेंशन, ये भी नहीं है। हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, जो हेड है उनको काम बांटा जा रहा है जिसकी वजह से वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन से ट्रेनिंग नहीं ले सकेंगे, यानी कि ये इसका सही आंसर है डी। अब देखिए, हाँ ये कौन है, अरे सर ये तो मेरी दिल की रानी है, देखो टाइप कर रही है, हाय भेज रही है आपको, आप भी हाय कर रहे हैं। अरे सर कहाँ चले गए पढ़ाते पढ़ाते। बच्चा लोग देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर पर बैठी हुई हैं, वो अलग बात है, कंप्यूटर ऑन नहीं है और वो दांत दिखा रही हैं। इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है? नीचे पूछा गया है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव। इन विच सपना, ओहो सपना जी नाम है इनका, who has joined the workforce recently is working on an accounting software। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या डायमेंशन पूछा है? देखिए तकनीक तो है ही, ये बात तो तय है, क्योंकि भाई कंप्यूटर पे काम कर रही हैं तो तकनीक है, लेटेस्ट तकनीक है, तो सी और डी ऑप्शन तो यहाँ चले गए। लेकिन ये कोई सी पॉलिटिकल पार्टी से तो रिलेट कर नहीं रहा। भाई आपको किसी पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ए इज द राइट आंसर फॉर फोर्थ। अब आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक्स मैनेजमेंट इंपोर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज जनरली seen that individual in an organization resist change as a change often means moving from a familiar secure environment into a newer and a more challenging one। आपको रीजन बताना है जिससे मैनेजमेंट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस में अपने आप को ढालता है तो वो क्या करता है, एक फेमिलियर माहौल से एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है जो उसके लिए नया है। तो यहाँ पर चेंजेस की बात हो रही है, तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई ग्रुप गोल्स की बात नहीं है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज नहीं हो रही है, सोसाइटी का डेवलपमेंट गया भाड़ में, यहाँ पर ये डायनेमिक यानी चेंजेस की बात हो रही है, यानी कि फिफ्थ का होगा बी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया नोटबंदी होगी, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी 8 नवंबर 2016 को, विद प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर इट द प्रोसेस विच पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। भैया आप बैंक में पैसा कितना जमा कर सकते हो, डोमेस्टिक मनी को कितना कन्वर्ट कर सकते हो, उस पर भी लिमिटेशन लगाई गई। लेस कैश इकोनॉमी को क्रिएट किया जा रहा है। वन आर्गुमेंट अगेंस्ट द कैश लाइट इकोनॉमी इज दैट, आपके हिसाब से एक आर्गुमेंट हो सकता है इसके खिलाफ, वो क्या होगा? कैश लाइट इकोनॉमी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? मोर पीपल विल इंट्रोड्यूस द फॉर्म इकोनॉमी, नहीं। फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, नहीं। टैक्स एवेशन रिड्यूस हो जाएगा, नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, भाई कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा से ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो 6 का आंसर होगा। 7th है एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू कस्टमर ऑन सेक्टर रूट ड्यू टू द डिसीजन ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू रिमूव प्राइस कैप फ्रॉम 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त को जो डिसीजन लिया गया है उससे जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनके जो प्राइस होंगे वो कम हो जाएंगे कस्टमर के लिए। दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग एनालिसिस। अब इससे एयरलाइन को भी मौका मिलेगा बेटर परफॉर्म करने का अगर वो समय पर डिसीजन ले लेते हैं तो। बिजनेस एनवायरनमेंट की किस इंपोर्टेंस की बात हो रही है यहां पर? विच इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर इज नॉट हाईलाइटेड अबव। अब यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा इंपोर्टेंस ऊपर हाईलाइट नहीं है, इसके बारे में आपको बताना। देखिए यहां पे बात करी गई है इट हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ये वाली लाइन थी थर्ड लाइन पर। इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ये भी ऊपर बात करी गई थी यहाँ इस लाइन में।
इट हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इसकी बात नहीं करी गई है। इट अनेबल अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी और गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसकी बात करी गई यहाँ पे, यानी कि सिर्फ सी की बात नहीं करी गई, बाकी सभी की बात करी गई है। तो आंसर होगा 7 का सी। ओलो, क्या लो, ओलो, a mobility platform is in the process of laying off 400-500 employees in a move at driving cost efficiency। अब ये एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो 400 से 500 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रहा है ताकि उनकी जो कॉस्ट में क्या हो, एफिशिएंसी आए। मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो हमारी फर्म क्या नहीं कर पाई, अचीव नहीं कर पाई। अब यहाँ एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, जॉब से निकाला जा रहा है। आपकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा जॉब निकाले, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सोशल का एग्जाम्पल है। तो यानी इसका आंसर होगा 8 का बी। अब यहाँ पर अगेन एक प्यारा सा केस स्टडी है। सबसे पहले हम एंड से देखेंगे। एंड में कह रहा है एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। चलिए, राधा स्टार्टेड अ होम कुक्ड फूड डिलीवरी डब्बा सर्विस, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीबी डब्बा, डब्बा सर्विस एक फूड डिलीवरी का वर्क स्टार्ट किया है। हर मदर जो कि एक अच्छी कुक है, उन्होंने डिसाइड किया है हेल्प करने के लिए। They relied on friends and family for order and then on word of mouth, मतलब कि वो निर्भर थी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज पर ऑर्डर के लिए। As a step in the process of ensuring that activities are performed as per her plan of supplying healthy, good quality, reasonable food or earning profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmarks toward which she would survive to work। अपने प्रोसेस को चेक करने के लिए वो सारे प्लान्स, हेल्दी फूड, गुड क्वालिटी, रीजनेबल फूड, प्रॉफिट, इन सारी चीजों पर ध्यान देते गए। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीन डिस्कस। अब मैनेजमेंट का एक फंक्शन ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। अब आपको बताना है यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये कोई फीचर तो हुआ नहीं। इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी कोई फीचर नहीं हुआ। अब बच्चे सोचोगे सर यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, यहाँ पे प्लानिंग की करी जा रही है, देखिए, ठीक है। और ये रहा इसका फीचर थर्ड, इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, यानी कि इसका आंसर होगा 9 का सी। 10th आपसे कहा जा रहा है अगेन, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन यहाँ पर डिस्कस किया गया है, देखिए। रमन एंड वासुदेव दो एम्प्लॉय हैं हु वर एम्बेसिंग एन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी इन वाराणसी वेयर दे वर वर्किंग। भाई ये दोनों लोग दो एम्प्लॉय हैं जो कि काम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में वाराणसी में। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपत सिंह बिकेम सस्पिशियस ऑफ द टू एम्प्लॉय when he realized that their activity were not being performed as per the plan। जो फाइनेंस मैनेजर था उनकी कंपनी का संपत सिंह, उनको लगा कि ये जो दो एम्प्लॉय हैं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या हो सकता है गड़बड़ कर रहे हो। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल किया जहां पे वो इनकी चीजों को सीक्रेटली देख सकेंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्टाफिंग की बात नहीं है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात है क्या, यहाँ पर आपके हिसाब, यहाँ पर बात है कंट्रोलिंग की, जहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको देखा जा रहा है, फिर मैच करी जा रही है परफॉर्मेंस, ठीक है ना। 11th, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which includes designing of roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between roles so that ambiguity in performance of duty can be eliminated। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के उस आउटकम का नाम बताइए जहां पे किसका क्या रोल रहेगा, कौन किससे बात करेगा, किसको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की बात होगी। तो ये बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। 12th में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि आप
ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से जब दूसरी जगह सामान आता है तो उससे हमारा टाइम बचता है, और गोदाम से हमारा प्लेस यूटिलिटी में हेल्प करता है। ये क्या स्टेटमेंट हमारा सही है? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है ना, उल्टा कर दिया एक तरीके से। यहाँ पर ये टाइम यूटिलिटी होगा और वो प्लेस यूटिलिटी होगा। अब द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी गलत है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। 12th का होगा डी। अब यहाँ पे मैच द वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे कॉलम 1 दे रखा है और कॉलम 2 दे रखा है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है और प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट में बता दूं, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, जहां पे जो हमारा न्यू इशू मार्केट होता है, यानी कि ये जो हो गया वो हो गया हमारा किसका, सेकंड का। अब बात आती है कि बी वाले का क्या है, थर्ड आंसर है। तो देखो ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब बात आती है यहाँ ए पे और सी पे। फाइनेंशियल मार्केट एक स्टॉक मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट एक स्टॉक मार्केट है? सर सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो एक्सचेंज करी जाती हैं। यानी ए का आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, बी का क्या होगा, थर्ड वाला, और सी का क्या होगा, फर्स्ट वाला, यानी 13 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 14। डैश इज अ नंबर असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक नंबर होता है जो कि हर ट्रांजैक्शंस पर होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, और जो प्रिंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कोड पर, वो क्या होता है, वो होता है हमारा यूनिक ऑर्डर कोड। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड के लिए भी। One of the important decisions area under the marketing function of dash is managing inventory। अब ये जो मैनेजिंग इन्वेंट्री है वो किसका पार्ट है? क्या ब्रांडिंग का है? नहीं, ये हमारा बीपीएल आता है, इसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग इसका पार्ट नहीं है। इन्वेंट्री जो पार्ट है वो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, उसमें आता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मैनेजिंग इन्वेंट्री। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Providing liquidity to security is one of the function of stock exchange। ये सही है, जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज है उन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट कर देता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसे हम डीमेटलाइजेशन कहते हैं, ये भी सही है। Security Exchange Board of India perform the regulatory function of controlling insider trading and imposing penalty of such practice। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है ना, बाकी सारे सही हैं। One of the following is considered to be an extension of the marketing concept which apart from customer satisfaction pay attention to ethical and ecological aspect। देखिए हमारे 5 तरीके के कंसेप्ट होता है। एक होता है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट, जिसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो ये नहीं है। दूसरा होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करने के लिए, उसकी क्वालिटी और बढ़ाने के लिए करते हैं, ये भी नहीं है। सेलिंग कंसेप्ट का मतलब होता है जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को बस बेचने पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी नहीं है। जहां पे हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो, उसके साथ सब लीगल हो, उसे हम कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, यानी इसका आंसर होगा डी। फिर 18, while the product cost set the lower limit of the price of a product, the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay is decided by। भाई जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो लोअर लिमिट पर आपने सेट कर दी है। अब जो अपर लिमिट है बायर के लिए, वो किसके हिसाब से प्रिपेयर की जाएगी, वो की जाएगी उसकी यूटिलिटी और प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार। यूटिलिटी आप लोग जानते होंगे, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज नोन एज यूटिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टाइजिंग इज इनकरेक्ट? देखो पहला ही जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? ये पर्सनल फॉर्म नहीं है, इम्पर्सनल फॉर्म है। यहाँ पे हम जब प्रचार करवाते हैं टीवी के थ्रू, अखबार के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो हम कस्टमर से मिलते नहीं है,
तो ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है भाई, पैसे देने पड़ते हैं, सेलिंग टेक्निक है, इनफ्लेक्सिबल है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। तो 19 का आंसर होगा ए। Arrange the steps involved in trading procedure at the stock exchange in correct sequence। यहाँ पे आपको दे रखा है, इसमें आपको इसे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक। उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर सेटलमेंट करते हैं, यानी पहले ये देन ये, ठीक है ना, फिर ये, यानी कि ये होगा हमारा टी इज द राइट आंसर ऑफ 20। अब यहाँ पर एक और केस स्टडी है आपके सामने और ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम जाते हैं। मैंने जैसे कि बताया है कि केस स्टडी को नीचे से पढ़ते हैं, और यहाँ पर कह रहा है यहाँ से नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटेड अबव विच स्टार्टेड एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ एंड इट्स इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट ऑन ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आपको नाम बताना है और एक्सप्लेन करना है प्रोसेस को। तो पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर किसी भी फंक्शंस का जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जो सभी को बांधे रखती है, जो सारे काम टाइम पर करवाती है। क्या है? टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, उसी हिसाब से नौकरी दी गई है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दिस प्लान आर एग्जीक्यूटिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स, डायरेक्टिंग की भी जरूरत है। कोई भी दिक्कत होती है तो हम एक्चुअल प्लान और लैज एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे कंट्रोलिंग के लिए, यानी कि यहाँ पर बात करी जा रही है कोऑर्डिनेशन की, और इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है 22, डायरेक्ट हम आ जाएंगे। यहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 जस्टिफिकेशन द मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड टू कन्विंस द स्टाफ फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोस्ट। अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, हम बाहर से लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, और यहाँ पर हमें उसके कुछ फीचर बताने हैं कि 3 मेरिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, 3 फायदे कौन से हो सकते हैं जब आप बाहर से जॉब के लिए लोगों को अप्लाई करवाते हैं। अब ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल विद रेस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डेविएशन, जो कि एक स्टेप है किसका? कंट्रोलिंग का। तो अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, तो हम उनके सारे एरियाज पे ध्यान नहीं दे सकते, और सारे एरिया हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए सीक्वेंस है, जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, हम उस पर टारगेट सेट करते हैं और उसी हिसाब से चेक करते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। और में ऑप्शन में दे रखा है एक्सप्लेन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विद रेस्पेक्ट टू एनालाइजिंग डेविएशन, अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा काम वैसा ही हुआ है जैसा होना था या नहीं। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हमने कोई टारगेट बना लिया है कि हम 5% से अपनी लेबर का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमारी जितनी भी डेविएशन होगी, जितनी भी प्लान्स होंगे, वो सब एक पॉइंट तक सीमित रहेंगे जो हमें बताएं कि क्या 5% हमारा इंक्रीज हुआ है या नहीं। फिर अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, या 3 फंक्शन बताने हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो इसमें हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखती हैं, किसी भी कस्टमर के साथ माल प्रैक्टिस ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। फंक्शंस में हमारा ये डेवलपमेंट फंक्शन करता है, रेगुलेट फंक्शन करता है, इनके बारे में बताना है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनुमरेट एनी 4 बेनिफिट ऑफ द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज। यहाँ पे देखिए, आपने 2 चीजों का नाम सुना होगा, एक ट्रेनिंग का और एक डेवलपमेंट का। जब हम किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखते हैं, किसी स्पेसिफिक जॉब को ठीक करने की बात हो रही होती है, तो वो ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग की ही बात करी जा रही है, और आपको उसके कोई भी 4 बेनिफिट लिखने हैं। Name the mechanisms that attempt to measure certain characteristics of individual in the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates for the job। अब यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट की बात करी जा रही है, तो उसके बारे में लिखना है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, वो सब के बारे में।
State any four barriers to communication which are concerned with problems and obstruction in the process of encoding and decoding the message into words or impressions. अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि चार बैरियर्स के नाम बताने। यहाँ पर दिक्कत आ रही है ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रेशन, यानी कि आप जो बात बोल रहे हैं सामने वाला उस बात को किसी दूसरी तरीके से समझ रहा है, जो कि दिक्कत है सीमेंटिक बैरियर्स की। तो आपको इसके बारे में चार बैरियर्स लिखने हैं कि इसकी चार दिक्कतें कौन कौन सी होती हैं। फिर और में दे रखा है विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी रिलेशनशिप रूल, यहाँ पे हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट लास्ट से पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उन्हें इंसेंटिव दिया जा रहा है, कौन सा इंसेंटिव दिया जा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। इन सार्थक स्टील several initiatives have been taken to further improve the motivation level of employee through designing jobs that include greater variety of work content, providing certain stability about future income, work providing fringe benefit like housing, medical aid। तो यहाँ पे एक तरीके से जॉब एनरिचमेंट दिया जा रहा है, परक्यूसाइड दिया जा रहा है, कॉपरेशन स्टॉक दिया जा रहा है, ये सारी चीजों की बात हो रही है। 28 है state any four factors affecting the financial decision that is concerned with raising of finance using shareholders fund and borrowed fund। अब यहाँ पे आपको फोर फैक्टर्स बताने हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में आएंगे, जो बताएंगे कि हमें शेयर होल्डर्स फंड लेने चाहिए, ओनर फंड लेने चाहिए या बोरोड फंड लेने चाहिए। अब यहाँ आया है क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। Chris Limited is in business of manufacturing and exporting carpet and other home decor products। ओके, उसकी जो शेयर कैपिटल है वो है 70 लाख, जिसकी फेस वैल्यू है 100 ईच। ओके, कंपनी कंसीडर कर रही है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो चाहती है 50 लाख और रेस करना। जो फाइनेंस मैनेजर है कंपनी के मिस्टर प्रभाकर, वो रिकमेंड कर रहे हैं कि हम अगर फंड रेस करते हैं तो हम 7% से डिवेंचर इशू करें, यानी कि हम डिवेंचर इशू करें और सभी डिवेंचर होल्डर्स को 7% की ब्याज दें। गिवन डेट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन इज 35 एंड टैक्स रेट 30%। क्या प्रभाकर एक जस्टिफाइड रिकमेंडेशन दे रहे हैं? इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कितनी दे रखी है हमको, 35 दे रखी है। और अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहां पर जो अर्निंग पर शेयर है वो 35 है, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें पता नहीं है, और जो शेयर्स हैं वो है 70 लाख दे रखे हैं, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। अब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा निकल के आएगा 24,50,000। तो ये 24,50,000 आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए इसमें, तो इंटरेस्ट हमारा दे रखा है कितना है, ये रेस करना चाह रही है 50 लाख और 7% के हिसाब से। तो 50 लाख का 7% अगर ब्याज निकालोगे तो आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 35 लाख। अब हमें निकालना है कि हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था। भाई इंटरेस्ट आ गया और आफ्टर टैक्स दे रखा है। अब हमें निकालना है अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा कितना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। मान लेते हैं कि हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स है एक्स और टैक्स कितना दे रखा था हमें 30%, तो यानी कि -0.30x। और अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा कितना आया था, शायद आया था 24,50,000।
अब ये 1x है, ये 0.30x है, यानी ये आएगा 0.70x, 24,50,000। अब ये यहाँ पर x इक्वल टू 24,50,000 को 0.70 पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ चले गए, तो ये सॉल्व करके हमारा इंटरेस्ट 3.5 लाख आएगा। ये सॉल्व करके हमारा आएगा 35 लाख। 35 लाख ये और 3.5 लाख ये, यानी कि ये टोटल हो जाएगा, ठीक है ना, 38,50,000। यानी कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है, ये जो किन्होंने दिया था, मिस्टर प्रभाकर है, उन्होंने सही रिकमेंड किया है और रेक्टिफाई किया है उन्होंने प्रभाकर का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय अ कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस अपार्ट फ्रॉम अवॉइडिंग द मिस्टेक कमिटेड बाय मयंक। यानी कि मयंक ने गलती कर दी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो कस्टमर है उसे क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है जब वो चीज़ों को खरीदेगा, उसके बारे में बताना है। मयंक ने परचेस किया है पैक ऑफ चॉकलेट बड़ी कंपनी का डॉटर के लिए, जो उसके आसपास शॉप है वहां से। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट, उसकी जो डॉटर है वो बीमार पड़ गई। ही फाइल्ड ए केस विद द डिस्ट्रिक्ट फर्म अगेंस्ट द रीओन्ड ब्रांड। उसने जो केस था वो किया उसके अगेंस्ट, और वो केस हार गया। क्यों? डेट ही कुड नॉट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ परचेज। अब यहाँ पे उसने कैश मेमो नहीं लिया था, बिल नहीं लिया था। अब उसने तो बिल नहीं लिया था, उसके चक्कर में दिवाला निकल गया, दिल निकल गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको बिल लेना है, आपको अपने सारे राइट्स का यूज करना है, आपके पास राइट टू सेफ्टी है उसका इस्तेमाल करना है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखने हैं। फिर आपको दे रखा है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है मेथड स्टडी क्या होता है, फंक्शनल फॉर्मेटशिप क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम, और ऐसे ही और वाले ऑप्शन में। फिर आपको दे रखा है, आपको बेनिफिट्स बताने हैं और डिसएडवांटेज बताने हैं, लॉजिकल स्टेप जो कि प्लानिंग में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब यहाँ पे टोटल प्लानिंग की प्रोसेस है कि वही डेवलपिंग प्रीमिसेस है, अल्टरनेटिव को चॉइस करना, उसके अलावा जो बेस्ट है उसे चूज करना और उसको फॉलो करना। तो सफिशिएंट है, ये आपका था सैंपल पेपर। मेरे हिसाब से लेवल काफ़ी सही है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।